हम आज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ भी पी एक्स किस तरीके से दिखता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। एक्स स्क्वायर का एक कोफिशिएंट होता है, बाई स्क्वायर का कोई रियल कोफिशिएंट हो सकता है, और साथ में एक कांस्टेंट टर्म होती है। तो इस तरीके का दिखने वाला एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है या क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। और इसके दो पॉसिबल रूट होते हैं। तो एक को रूट को हम जनरली अल्फा सिंबल देते हैं, दूसरे को बीटा सिंबल देते हैं, है ना। तो इसके जनरल फीचर के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दे रखा है ऊपर, है ना, तो इसके जो सॉल्यूशन है, एक्स की जो वैल्यू है जिसके लिए ये जीरो हो जाएगा, यानी जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac। यहाँ पे अंडर रूट में बी स्क्र माइनस 4ac जो है वो डी के बराबर है। अंडर रूट 4b² माइनस 4ac, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, है ना। तो जो इसके जो सॉल्यूशन है वो सॉल्व करके आते हैं माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमने रूट्स की बात कर ली। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके रूट होते हैं माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट डी। यहाँ पे डी डिस्क्रिमिनेंट है। तो नेचर ऑफ रूट की अगर हम बात करेंगे कि रूट कैसा है, तो वो डी के साइन पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ रूट जो है डी की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमारी जो डी की वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन जीरो आ रही है ना, तो रूट जो है वो टू रियल रूट मिल जाएंगे हमें डिफरेंट। डी की वैल्यू अगर हमारी जीरो के बराबर आएगी तो फिर यहाँ पे जो रूट मिलेंगे वो रिपीटेड रूट होंगे। रिपीटेड रूट या रूट की जो वैल्यू मिलेगी वो सिंगल वैल्यू मिलेगी या वन वैल्यू मिलेगी। जबकि डी लेस देन जीरो पे जब डी निगेटिव हो जा रहा है, डी निगेटिव हो जा रहा है, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी नंबर आ जाएगा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। अगर कोई भी, है ना, तो यहाँ पे जब इमेजिनरी नंबर आ जाएगा तो पूरा का पूरा रूट जो है वो इमेजिनरी बन जाएगा। यानी यहाँ पे जो रूट आएंगे वो टू इमेजिनरी रूट आएंगे, टू रूट आएंगे, लेकिन वो उनका नेचर क्या होगा, वो इमेजिनरी होंगे। तो जब हम बात करते हैं कि हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके दो रूट अल्फा और बीटा हैं, तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी वैल्यू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इस टाइप की कुछ रही होगी। तो यहाँ से कंपेयर करने के बाद एक्स जो अल्फा की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट की वैल्यू है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा, है ना। जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है तो नहीं 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 नहीं। हम अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 1 बना ले रहे हैं। तो ये दिखने में कुछ इस तरीके से हो जाएगी बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, है ना। और इसे कंपेयर करने हैं हम दो फैक्टर से कि एक्स एक अल्फा इसका रूट था और एक बीटा रूट था। तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा के बराबर इसे लिख सकते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स दोनों जगह से हम कंपेयर कर रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर हम दोनों जगह से कंपेयर कर रहे हैं तो इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी। इधर से कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी बाई ए। और राइट हैंड साइड से कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो यहाँ से सम ऑफ रूट की वैल्यू जो हो जाएगी, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अगर रूट हमारा अल्फा बीटा है तो सम ऑफ रूट हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस ऑफ बी बाई ए। ऐसे ही हम यहाँ पे कांस्टेंट टर्म देखते हैं तो कांस्टेंट टर्म यहाँ से सी बाई ए आती है और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा आता है, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू किसके बराबर हो गई, सी बाई ए के बराबर हो गई। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। तो यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोनों सेम चीज है। तो यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो भी हमारी पॉलिनोमियल थी वो किसके बराबर हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट, है ना। तो अगर हमें रूट दे रखे हैं और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करनी है तो हम हमेशा कैसे कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ से हमें रूट अगर पता है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अपना जनरेट कर सकते हैं। अब हम कंसीडर एक जनरल केस कर लेते हैं कि जनरल केस में हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री एन है।
कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है तो वो दिखने में किस तरीके से होगी, ए नॉट एक्स की पावर n प्लस ए वन एक्स की पावर n-1 प्लस ए टू एक्स की पावर n-2। यहाँ पे सारे के सारे कोफिशिएंट जो हैं एक्स के वो रियल हैं, और यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू अगर जीरो नहीं है, ए नॉट जीरो नहीं है, उसके अलावा कोई और नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा n डिग्री का। तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म आ रही है वो एक्स एन की तरीके से आ रही है, और जो सेकंड लास्ट टर्म थी वो a n-1 एक्स आ रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से ये अपनी पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। तो इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं, क्योंकि जो भी एक्स की हाईएस्ट पावर है ना, उसका कोफिशिएंट हम 1 बनाते हैं जब भी कंपेयर करना है उसके रूट से, है ना। तो इस तरीके कोई भी पॉलिनोमियल है तो इसके एन रूट हो रहे होंगे, एन रूट कुछ इस तरीके से हो रहे होंगे, एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है ना, एक डेल्टा है। तो इस तरीके से अलग अलग सिंबल से हम रूट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे टोटल कितने एन वैल्यूज होंगी, एन अलग अलग सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर के एन डिग्री के पॉलिनोमियल के एन रूट है, एन डिग्री पॉलिनोमियल के एन रूट है ना, जो मैक्सिमम हो सकते हैं। अगर एन से ज्यादा रूट है, मोर देन एन रूट है ना, तो फिर वो आइडेंटिटी बन जाएगी, है ना। मोर देन एन रूट पे आइडेंटिटी बन जाएगी, है ना। और उस केस में हम क्या बोल देंगे कि जितने भी ये कोफिशिएंट है ए आई, है ना, जो कि ए वन है, ए नॉट है, ए टू है, ये सारी की सारी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हर एक कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा। तभी इस तरीके का आइडेंटिटी पॉसिबल है कि मोर देन एन रूट हो जाए, है ना। तो ये वाला एक अलग केस है। तो हमें अगर अपने पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो इक्वल टू जीरो कर देंगे, और पूरी अगर ए नॉट हमारा जीरो नहीं है तो पूरी इक्वेशन को ए नॉट से डिवाइड कर दिया, तो मॉडिफाइड हमारी इक्वेशन किस तरीके से हो जाएगी, एक्स की पावर एन प्लस ए वन अपॉन ए नॉट की पावर में एक्स की पावर n-1 प्लस ए टू अपॉन ए नॉट एक्स की पावर n-2 प्लस ए थ्री अपॉन ए नॉट एक्स की पावर n-3, है ना। इस तरीके से लास्ट टर्म जो हो जाएगी वो ए एन अपॉन ए नॉट हो जाएगी इक्वल टू जीरो। तो ये अपनी मॉडिफाइड पॉलिनोमियल होगी। ये मॉडिफाइड पॉलिनोमियल क्यों किया, कि अगर हमारे पास इसके एन रूट है तो उससे कंपेयर करने के लिए। अगर हमारे पास इसके एन रूट है तो एन रूट कुछ इस तरीके से होंगे कि उनका एक्स माइनस एल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस डेल्टा, ऐसे एन टर्म आ जाएंगे टोटल। अगर हम इन दोनों में कंपेयर करना चाहें तो कंपेयर करेंगे तो x की पावर n का कोफिशिएंट दोनों जगह क्या है, 1 है। यहाँ पे x की पावर n का कोफिशिएंट 1 सीधे सीधे दिख रहा है, जो हमारी पॉलिनोमियल है। और ये जो n लीनियर फैक्टर है, n लीनियर फैक्टर जो मल्टीप्लीकेशन में है, इन सब में x की पावर जब x का x में मल्टीप्लाई होगा सारी x के कोफिशिएंट 1 है, तो x की पावर n का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। x की पावर n-1 का कोफिशिएंट दोनों में कंपेयर करते हैं। x की पावर n-1 का कोफिशिएंट जब हम अपने पॉलिनोमियल में देखेंगे तो वहां से क्या आ जाएगा, ए वन अपॉन ए नॉट, है ना। और जब हम अपने इन n फैक्टर में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि x जो है हमारा n-1 टाइम्स लिया जाएगा, x हमारा n-1 टाइम्स लिया जाएगा या n-1 फैक्टर से लिया जाएगा, है ना। और एक फैक्टर से, है ना, पिक वन रूट फ्रॉम एनी वन फैक्टर। तो जो ये n फैक्टर है, एक फैक्टर से हम एक रूट पिक कर लेंगे। तो जैसे पहले हमने अल्फा पिक किया और बाकी सब जगह से, है ना, तो यहाँ पे माइनस अल्फा टाइम्स हो जाएगा, है ना। और अगली बार में हमने क्या किया कि रूट को हमने बीटा पुट कर लिया और बाकी सब जगह से एक्स एक्स ले रहे हैं, तो माइनस बीटा एक्स आ जाएगा, है ना। एक जगह फिर हमने गामा पुट किया और बाकी सब जगह से एक्स ले लिया, तो यहाँ से गामा एक्स आ जाएगा। तो ऐसे ही एक्स की पावर n-1 के जो कोफिशिएंट इससे जनरेट होंगे, इस तरीके से ये n रूट्स आ जाएंगे, सारे के सारे रूट्स आ जाएंगे सब में, है ना। तो ये एक्स की पावर n-1 का कोफिशिएंट पॉलिनोमियल से आ गया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट से आ गया, है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि समेशन अल्फा जब हम कर रहे हैं, समेशन अल्फा का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल रूट। तो सम ऑफ ऑल रूट जो आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे जो माइनस साइन है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो माइनस ए वन बाई ए नॉट आ रहा है। अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो x की पावर n-1 का जो भी कोफिशिएंट है वो डिवाइडेड बाई x की पावर n का कोफिशिएंट माइनस साइन के साथ,
ऐसे ही अगर हमें कंपेयर करना है कि दो दो रूट हमारे, हम दो रूट पिक करने वाले हैं, दो रूट पिक करेंगे तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा ना, माइनस अल्फा माइनस बीटा का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो गया, और बाकी n-2 ब्रैकेट से n-2 फैक्टर से हमें x लेना है ना। तो जब हम x की पावर n-2 का कोफिशिएंट लेंगे तो यहाँ पे सारे फैक्टर से ये कोफिशिएंट कैसा आ रहा होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, है ना। दो दो हम रूट एक साथ ले रहे हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में और उन सबका सम कर दे रहे हैं, कि एक बार अल्फा बीटा लिया, फिर अल्फा गामा लिया, फिर अल्फा डेल्टा लिया, फिर डेल्टा गामा लिया, इस तरीके से हम सारे के सारे ऐसी टर्म आ जाएंगी। तो दो दो के पेयर में हम सारे रूट पिक कर रहे हैं और उन सबका सम ले रहे हैं, तो इन सबका सम किसके बराबर आ जाएगा, जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे x की पावर n-2 का कोफिशिएंट देखना है, यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि अल्फा भी नेगेटिव है, बीटा भी नेगेटिव है, तो दो रूट का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वाली वैल्यू आ रही है a2i a0। तो इस तरीके से सारा आता जाएगा कि जैसे हम तीन रूट का प्रोडक्ट कर रहे हैं, है ना, और इस तरीके से हम सभी n फैक्टर के लिए कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्टरनेट प्लस माइनस लगता जा रहा है, यहाँ से पैटर्न दिख रहा है ना। ऐसे ही हम अगर ले लेंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, है ना, ऑल एन रूट, है ना, सभी एन रूट का ले लेंगे और उन सबका प्रोडक्ट है, तो उन सबका प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा, उन सबका प्रोडक्ट अपनी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो है वहां पे ए की पावर एन ए एन अपॉन ए नॉट के बराबर आ जाएगा। लेकिन साथ में यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा था, जब जब ए का मतलब a2 है तो a2 पॉजिटिव है, a1 है a1 के आगे माइनस साइन आ गया, तो जब जब n ऑड है तब तब माइनस आ रहा है, जब जब n इवन है तब तब पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे -1 की पावर n इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सारे के सारे रूट के प्रोडक्ट की वैल्यू अगर हमें लेनी है ना, तो -1 की पावर n कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई a0, पॉलिनोमियल कोई भी है जिसकी, है ना। तो यहाँ से हमने एक तरीका देख लिया, अब इसको हम समराइज्ड वे में एक टेबल में करने वाले हैं। तो अब हम दो डिफरेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे a1x² प्लस b1x+c1 इक्वल टू 0, है ना। और यहाँ पे हम कंडीशन निकालने वाले हैं कि कब एक रूट कॉमन होगा, कब दोनों रूट कॉमन हो सकते हैं। तो a2x² प्लस b2x+c2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारे पास दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। अब इन दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, वो है अल्फा। दोनों का सॉल्यूशन अगर अल्फा है तो हम यहाँ पे अल्फा को किस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर हम x की जगह अल्फा प्लेस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी ना, यानी a1 अल्फा² प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा a2 अल्फा² प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों कंपेयर करने के बाद हम क्या बोल देंगे कि इन दोनों कंपेयर करने के बाद जब हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी या कंडीशन निकालनी होगी कि किस कंडीशन में दोनों रूट कॉमन होंगे, है ना, और रूट की वैल्यू, तो यहाँ पे हम इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो 10th में किया था उस तरीके से करना है। अब एक वेरिएबल हम अल्फा² मान लेंगे, दूसरा अल्फा मान लेंगे, तो अल्फा² और अल्फा को डिफरेंट वेरिएबल ट्रीट करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो सॉल्व करते थे हम मल्टीप्लीकेशन रूल से, वही यहाँ पे करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे अल्फा² हम लेंगे और फिर इसके डिनोमिनेटर में जो होगा वो कोफिशिएंट इस तरीके से होंगे कि हम b1c2 लेंगे -b2c1। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ बाई होता था वहां पे, है ना, माइनस बाई अपॉन समथिंग होता था, तो यहाँ पे माइनस अल्फा अपॉन समथिंग हो जाएगा, यानी -अल्फा अपॉन a1c2 -a2c1। और ऐसे ही जो कॉन्स्टेंट 1 है, 1 डिवाइडेड बाई लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई a1b2 -a2b1, है ना। तो इस तरीके से एक कंडीशन आ जाती है। अगर ऐसा कंडीशन हमें मिल जा रही है तो ये कंडीशन किसकी है, वन रूट कॉमन। दो डिफरेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उनमें एक रूट कॉमन है, तो वन रूट कॉमन की ये कंडीशन हो गई। वन रूट कॉमन की ये कंडीशन थोड़ी और मॉडिफाई करना चाहें, अगर हम अल्फा की वैल्यू को सॉल्व करना है ना, तो अल्फा की वैल्यू सॉल्व करने के लिए जब हम यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि जैसे यहाँ पे अल्फा² की वैल्यू जो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके कुछ कुछ ऐसा कुछ आएगा, b1c2 -b2c1 अपॉन a1b2 -a2b1।
ऐसे सेकंड और थर्ड को जब हम सॉल्व करना चाहेंगे तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की एक कंडीशन आ रही है, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम बाद में स्क्वायर करेंगे जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद, है ना, तो पहले से ही स्क्वायर करके लिख देते हैं। या फिर चलो यहाँ पे पहले अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, A1C2 माइनस A2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते, इधर होल स्क्वायर हो गया तो इधर माइनस अल्फा का स्क्वायर यानी ये अल्फा स्क्वायर हो गया, माइनस अल्फा का स्क्वायर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर हो गया, है ना। तो यहाँ पे दो टर्म लिखी हैं, दोनों अल्फा स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को कंपेयर कर लेंगे तो वहां से एक कंडीशन बन जाएगी कि राइट हैंड साइड को जब कंपेयर करेंगे हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 A1C2 माइनस A2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। यहाँ पे होल स्क्वायर हो रहा था दोनों जगह, तो यहाँ पे एक पावर से इसका कंप्लीट डिनोमिनेटर हट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इस तरीके की कंडीशन लिख सकते हैं कि A1B2 माइनस A2B1 B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू A1C2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर। तो अल्फा के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी उसका होल स्क्वायर हम कर देंगे, और अल्फा स्क्वायर और बन के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी उसके मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना। तो ऐसा रिजल्ट अगर कहीं भी आता है तो ये वन रूट कॉमन की कंडीशन है ना। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, एक A1 x² B1 x प्लस C1 है, और दूसरी A2 x² प्लस B2 x प्लस C2 है ना। तो इन दोनों के वन रूट कॉमन होने की कंडीशन ये ऊपर वाले ब्रैकेट से दे रखी है। अब हम बोथ रूट कॉमन की कंडीशन देख रहे हैं। अगर दोनों के दोनों रूट कॉमन है तो दोनों के दोनों रूट कॉमन कब हो सकते हैं, जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो जाए। ऐसे ही हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे ही हमने जो अपनी पॉलिनोमियल की बात की थी, A0 x की पावर n प्लस A1 x की पावर n-1 प्लस A2 x की पावर n-2। तो इस तरीके से ये an तक जो हमारी पॉलिनोमियल थी, इस पॉलिनोमियल के टोटल मैक्सिमम n रूट पॉसिबल है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस तरीके से टोटल जो n रूट पॉसिबल है। तो वहां पे जो रिलेशन है कोफिशिएंट और जीरो जो है वो कैसे आएगी, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन किसी का भी निकालना है वो यहाँ से पता चल जाएगा, है ना। समेशन जब हम सभी रूट का ले रहे हैं टेकिंग वन एट ए टाइम, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, माइनस कोफिशिएंट A1/A0, है ना। यहाँ पे A1 जो है वो x की पावर n-1 का कोफिशिएंट है। तो समेशन अल्फा बीटा लेंगे, यानी दो दो रूट हम एक साथ ले रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में, और ऐसी सारी टर्म का मल्टीप्लीकेशन सारी टर्म को ऐड कर देंगे तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, A2/A0, है ना। ऐसे ही तीन तीन रूट एक साथ लेंगे अल्फा बीटा गामा जो हमने अभी केस जनरेट कर रखा है ना। तो वहां से क्या आ जाएगा, माइनस A3/A0। तो इस तरीके से अगर n डिग्री वाली पॉलिनोमियल है तो उसके सारे के सारे रूट जो सारे के सारे n रूट का जो मल्टीप्लीकेशन है ना, उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऑल n रूट्स, ये an/A0 की बराबर आ जाएगी। लेकिन -1 की वैल्यू यहाँ पे देखनी है, तो -1 की जब n इवन है तो यहाँ पे 1 आएगा, जब n ऑड है तो यहाँ पे -1 आएगा। तो -1 की पावर n कर देंगे तो जब जब ऑड आ रहा है तो तब ये वैल्यू नेगेटिव हो जा रही है। तो यहाँ से ये समराइज के समय दोनों का मिल गया, एक स्क्रीनशॉट इनका ले लेना। तो यहाँ पे हमारे पास अगर एक रूट कॉमन है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफरेंट दे रखी हैं, तो एक रूट कॉमन होने की कंडीशन ये लिखी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और दो रूट कॉमन अगर हो रहे हैं तो दो रूट कॉमन होने की कंडीशन ये नीचे ले रखी है कि मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ x² है, कोफिशिएंट ऑफ x है और कांस्टेंट टर्म है, उन सबका रेशियो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर सेम आ रहा है ना, तो ये रेशियो सेम आने पे A1/A2 B1/B2 C1/C2 सेम आने पे दोनों की दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उनके दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे।
अब हमने यहाँ पे n डिग्री वाली पॉलिनोमियल का डिस्कशन किया कि वहां पे अगर n रूट है तो उनके रूट और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होगा, है ना। तो यहाँ पे सिंगल रूट अगर हम ले रहे हैं तो फिर वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 डिवाइडेड बाई कांस्टेंट टर्म, इस तरीके से हमारे पास एक ये रिलेशन बन जाएगा। इसके बाद हम जनरल कंडीशन के ऊपर आ जाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, है ना। तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। मेनली क्या है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वहाँ पे ए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए था उससे हमने पूरे को डिवाइड कर दिया, तो सिंप्लीफाइड पॉलिनोमियल इस तरीके से हो जाएगा, है ना। या फिर तो जनरल केस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ले रहे हैं तो हम कोई भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन कंसीडर कर ले रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में हम क्या है कि ए को कॉमन ले रहे हैं और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश अगर हम करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी बाई ए एक्स हो गया प्लस सी हो गया। तो अगर हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, है ना, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी v बाई 2a का स्क्वायर। अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो इसी को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से जो मॉडिफाई करके नेक्स्ट टर्म आएगी वो इस तरीके से आ जाएगी कि x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो रहा है प्लस सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हम ए का अगर वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं या ब्रैकेट के, है ना, तो ए टाइम्स क्या हो गया एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम लेंगे और ए जो मल्टीप्लाई में था इसलिए डिनोमिनेटर से ए कट भी जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो मेनली ये मल्टीप्लाई ये जो फंक्शन था एफ एक्स ये अल्टीमेटली इसमें रिड्यूस हो गया ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये तो डी हो रहा था, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर ये माइनस डी हो जाएगा, तो माइनस डी अपॉन 4a, है ना। तो ये माइनस डी अपॉन 4a के बराबर हो गया। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया। अब इसके ग्राफ के बारे में हम देखते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेनली ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका ग्राफ एक पैराबोला आएगा। ये माइनस डी बाई 4 है तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये पैराबोला अपवर्ड कब होगा, जब ए पॉजिटिव होगा तो पैराबोला अपवर्ड होगा, जब ए नेगेटिव होगा तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा, है ना। तो यहाँ पे दो डिफरेंट केस हम कंसीडर करेंगे। अब इस पैराबोला की मिनिमम वैल्यू कब होगी, ये पैराबोला की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब यहाँ पे इस पूरे टर्म की मिनिमम वैल्यू हो जाए। एफ एक्स की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये पूरी वैल्यू मिनिमम हो जाए। तो ये तो एक नेगेटिव वैल्यू है, पूरी वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है, पूरी वैल्यू मिनिमम केवल एक ही केस में हो सकती है, जब हमारा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाए। तो x प्लस बी बाई 2a कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो x प्लस बी बाई 2a की मिनिमम वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a हो जाएगी। x की जगह माइनस बी बाई 2a रखेंगे तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई, और फर्स्ट टर्म 0 हो गई और एफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, माइनस डी बाई 4a। तो जो भी ये पैराबोला बनता है इस पैराबोला का वर्टेक्स हमेशा कहाँ पे होता है, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो एग्जिस्ट करती है। अगर ए पॉजिटिव है तो यहाँ पे कोई मिनिमम वैल्यू होगी, अगर ए नेगेटिव है तो यहाँ पे कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करती है, जब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई 2a के बराबर हम पुट करते हैं, और जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आती है वो माइनस डी बाई 4a के बराबर आती है। तो ऐसा कुछ हम अभी अलग अलग केसेस में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे ए पॉजिटिव का केस डिस्कस कर लेते हैं। ए जब भी पॉजिटिव हमारा है तो पैराबोला अपवर्ड होगा, ये हमें पता चल गया। अब ए पॉजिटिव में पैराबोला अपवर्ड होगा तो उसके अलग अलग केसेस हो सकते हैं, कि हम यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे डिफरेंट केस हो सकते हैं। ये अगर ए हमारा पॉजिटिव है और डी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब दो रूट आ रहे होंगे। ए पॉजिटिव है, डी ग्रेटर देन 0, दो रूट आ रहे होंगे। अब दो रूट वो किसी इस तरीके से पैराबोला कहीं दो बार कट कर रहा होगा। दो रूट का मतलब एक्स की दो ऐसी वैल्यू आ रही होंगे, एक अल्फा और एक बीटा।
है ना, जिन पे पूरा पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो रहा है, इस पॉलिनोमियल का 0 होंगे। तो ए पॉजिटिव है और डी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू आ गई। जब ए डी हमारा इक्वल टू 0 है, तो जो पैराबोला है वो पैराबोला केवल टच करेगा, केवल एक पॉइंट पे टच करने वाला है, और जिस पॉइंट पे टच करने वाला है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -b/2 है। और उस पॉइंट पे जो डी की वैल्यू है वो यहाँ पे तो 0 हो जा रही है ना, मेनली यहाँ पे डी की वैल्यू 0 हो जा रही है ना। यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू थी फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट केस में मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो -b/2 पे आएगी, और जो मिनिमम वैल्यू का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, -d/4 है। ऐसे ये थर्ड केस डिस्कस कर लेते हैं। जब डी हमारा लेस देन 0 है, डी हमारा लेस देन 0 है, तो हमारी रियल एक्स वाई एक्सिस पे कभी भी पैराबोला या कभी भी किसी भी एक्स की वैल्यू पे हमारे पॉलिनोमियल का फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये वाला केस क्या है, डी लेस देन 0 पे क्या है, ए पॉजिटिव एंड डी लेस देन 0। तो यहाँ पे हम एक स्पेशल केस बोल सकते हैं कि हमारा जो एफ एक्स है या हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा, हमारा पॉलिनोमियल हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब यहाँ पे d इक्वल टू 0 आ रहा था, तो d इक्वल टू 0 में हमारा पॉलिनोमियल जो है एफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 के बराबर, 0 के बराबर भी आ सकती है एक पॉइंट पे जब -b/2 रख रहे हैं, और उसके अलावा सारे के सारे केसेस में ये 0 पॉजिटिव रह रही है ना। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे आ रही है, -इनफाइनाइट से लेके अल्फा तक, है ना, -इनफाइनाइट पे ओपन ब्रैकेट, अल्फा पे, है ना। पॉजिटिव की अगर बात करेंगे तो अल्फा पे भी ओपन ब्रैकेट, यूनियन बीटा जो सेकंड रूट है वहां से माइनस वहां से इनफाइनाइट तक, ये सारी वैल्यू क्या है कि एफ एक्स की वैल्यू हमारी, एफ एक्स की वैल्यू हमारी जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इस इंटरवल में है। ऐसी एफ एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव होने की बात करेंगे तो हमारी एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव जो है वो अल्फा से बीटा के बीच की है ना, और अल्फा बीटा पे एफ एक्स की वैल्यू का आंसर 0 है। तो ये तीन डिफरेंट केस हो गए। यहाँ पे एफ एक्स एक इंटरवल में पॉजिटिव है, एक दूसरा इंटरवल है जिसमें नेगेटिव है, और 0 इसकी वैल्यू अल्फा बीटा पे आ रही है। जब डी इक्वल टू 0 था वहां पे एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव था या फिर 0 के बराबर हो रहा था, और जब डी लेस देन 0 है तो हमारा जो एफ एक्स की वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव आ रही है। ये तीनों केस कब है, जब हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होने पे ये तीन डिफरेंट केस जनरेट हो रहे हैं। तो अभी हमने केस वन की बात की जब ए पॉजिटिव था, अब हम दूसरा केस ले रहे हैं जब ए नेगेटिव है ना। केस टू की बात कर ले रहे हैं, केस टू में ए लेस देन 0 है ना, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नेगेटिव है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उस केस में जितने भी अपने पैराबोला बनेंगे या जितने भी अपने ग्राफ बनेंगे वो सारे के सारे डाउनवर्ड पैराबोला होंगे। तो डाउनवर्ड पैराबोला में जब डी ग्रेटर देन 0 होगा तो इस तरीके से कुछ आ जाएगा। यहाँ पे एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, और डायग्राम से क्लियर है कि हम जो अल्फा बीटा ले रहे हैं उसमें अल्फा की वैल्यू बीटा से कम है ना। दूसरा केस क्या हो जाएगा, जब डी इक्वल टू 0 है, डी इक्वल टू 0 के केस में क्या हो जाएगा, ये केवल एक बार टच करेगा, जिस पॉइंट पे टच करेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू -b/2 है, यानी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो -b/2 है, 0 हो जाएगा, है ना। और ऐसे ही यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ए लेस देन 0 पे हमेशा ये वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ए ग्रेटर देन 0 पे हमेशा मिनिमम वैल्यू आ रही थी, और पॉजिटिव वैल्यू में तो हम इनफाइनाइट तक जा रहे थे। ऐसे ही जो एफ एक्स का आंसर है, एफ एक्स का आंसर है एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, बाकी और माइनस इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू होल्ड करेगा, है ना, जब ए लेस देन 0 है। और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू -b/2 पे आएगी, ए लेस देन 0 पे मैक्सिमम वैल्यू -b/2 पे आएगी, एक्स की वैल्यू -b/2 रखने पे, और जो मैक्सिमम वैल्यू का आंसर होगा वो -d/4 होगा। अब तीसरा केस इसमें क्या हो गया, जब डी निगेटिव है, डी निगेटिव है तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा, यानी ये पैराबोला कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, कभी भी एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं करेगा। अगर ऐसा पैराबोला है तो इसकी मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि एफ एक्स ऑलवेज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। कोई कोई भी रियल एक्स की वैल्यू पे हमारे फंक्शन के आंसर नेगेटिव ही आ रहा है जब डी नेगेटिव है और ए भी नेगेटिव है।
इस केस में हमारे जो फंक्शन था एफ एक्स जो हमने स्टार्ट किया था वो क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू जीरो आ रहा है। जब हम एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई टू रख रहे हैं तब जीरो के बराबर हो रहा है, अदरवाइज अब ऐसा निगेटिव आंसर आएगा। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो एफ एक्स जो है एफ एक्स पॉजिटिव कब होगा, तो एफ एक्स पॉजिटिव होगा अल्फा कॉमा बीटा के बीच में, और एफ एक्स की वैल्यू निगेटिव कब होगी, तो एफ एक्स लेस देन जीरो जो होगा माइनस इन्फिनिटी से अल्फा ओपन एट बोथ प्लेस एंड बीटा से इनफाइनाइट। तो ये सारे के सारे जनरल केस हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, है ना। जब ए पॉजिटिव है ए निगेटिव है, ये दो केसेस, दो अलग अलग केस बना के हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए अभी के लिए। लोकेशन ऑफ रूट इसके बाद में करेंगे कभी। तो ऊपर वाले केस से अब हम डोमेन और रेंज के ऊपर कुछ कमेंट कर सकते हैं कि इफ ए इज पॉजिटिव, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के ग्रेटर देन जीरो होने पे हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी जो रेंज होगी या फिर जो भी अपना एफ एक्स होगा, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। अगर ए हमारा पॉजिटिव है तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो एफ एक्स है ना, ये एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे इसकी एक मिनिमम वैल्यू होगी, वो मिनिमम वैल्यू होगी माइनस डी बाई फोर ए, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। तो माइनस डी बाई फोर से फोर ए से यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, और माइनस डी बाई फोर ए इसकी वैल्यू कब होगी, जब हम एक्स का इनपुट रखेंगे माइनस बी बाई टू है। तो ये रेंज आ गई, और इसका डोमेन जो है, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। सेम पॉलिनोमियल है, सेम पॉलिनोमियल को ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, वो हमारा निगेटिव है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा निगेटिव है। तो हमारा जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी जो रेंज होगी, इसकी जो रेंज होगी, है ना, उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए के बराबर होगी, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो माइनस इन्फाइनाइट होगी, यानी माइनस इन्फाइनाइट से माइनस डी बाई फोर ए तक सारी की सारी वैल्यू ये होल्ड करेगा। सारे के सारे इसके आंसर आ रहे होंगे, और माइनस डी बाई फोर इसका आंसर कब आ रहा होगा, जब एक्स की वैल्यू हमारी माइनस बी बाई टू होगी। तो ये टाइप वन कंक्लूजन हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेके। अब हम केस डिस्कस कर लेते हैं, जो अभी हमने ग्राफ पे देखा कि कब हमेशा पॉजिटिव कब हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो कोई भी हमारा फंक्शन एफ एक्स है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना। अब हम कंक्लूजन टू पे आगे की, मतलब कब हमारा पॉलिनोमियल हमेशा पॉजिटिव रहेगा या फिर हमेशा नेगेटिव रहेगा, या इक्वल इक्वल टू जीरो और पॉजिटिव रहेगा, या इक्वल टू जीरो और नेगेटिव रहेगा। तो हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स है या क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ एक्स है जिसकी वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये हमेशा पॉजिटिव कब हो सकती है, ये हमेशा पॉजिटिव कब हो सकती है, जब हमारा एक्स तो कोई भी रियल नंबर है ना, और साथ में जो इसकी डी की वैल्यू, ये कंपलसरी कंडीशन है, हमेशा पॉजिटिव होने के लिए इसका डी निगेटिव होना चाहिए, इसका डी निगेटिव होना चाहिए, और ये अपवर्ड पैराबोला होना चाहिए, सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव देना चाहिए, है ना, यानी डी निगेटिव और ए पॉजिटिव, ये कंडीशन है। अगर हम बात कर रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमेशा नेगेटिव कब होगा, ये हमेशा नेगेटिव आंसर कब देगा, तो ये हमेशा नेगेटिव आंसर देने के लिए इसका डी अभी भी नेगेटिव होना चाहिए, कि कोई भी इसका रूट नहीं होना चाहिए, एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करना चाहिए, और साथ में इसका अगर एक ही को एक्स का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाएगा ना, तो ये हमेशा का नेगेटिव रहेगा, सारी की सारी एक्स की वैल्यू पे हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा। अब बात करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए यहाँ पे डी लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाना चाहिए, कि डी इक्वल टू जीरो भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये पॉजिटिव है।
है ना। फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए ए पॉजिटिव होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होने के लिए ए नेगेटिव होना चाहिए। तो लेस देन इक्वल टू जीरो की बात अगर हम करेंगे इसी फंक्शन की, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है तो ये कब होगा, जब डी तो लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, लेकिन और ए भी निगेटिव होना चाहिए। अब हमें इस सब टॉपिक में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज, है तो क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज पे बेस्ड हमें अगर क्वेश्चन करने हैं तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का काम होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे बनाएंगे, ब्रेक इनटू लीनियर फैक्टर, है ना। लीनियर फैक्टर में ब्रेक करेंगे। सेकंड काम हम क्या करेंगे, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव। सारे के सारे लीनियर फैक्टर में हम एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करने वाले हैं। और जैसे ही हम कर देंगे तो नंबर लाइन पे हम सारे क्रिटिकल पॉइंट, मेनली क्रिटिकल पॉइंट, प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट ऑन नंबर लाइन। राइट मोस्ट इंटरवल will give positive result। then alternate पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये पहले समझ लेते हैं ये क्या बोला गया है कि सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने का मतलब क्या, लीनियर फैक्टर में बटा हुआ होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू, है ना। अब सेकंड पार्ट हमें देखना है कि सब जगह पे एक्स पॉजिटिव है ना, सब जगह पे एक्स पॉजिटिव है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर पॉजिटिव नहीं है तो उसे पॉजिटिव बनाएंगे। अब सब जगह पे एक्स पॉजिटिव हो गई। अब इसके बाद हमें क्रिटिकल फैक्टर देखना है ना, क्रिटिकल पॉइंट देखने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे आएंगे कि जो भी हमारे लीनियर फैक्टर है उन्हें जीरो से इक्वेट करके, जो भी हमारे लीनियर फैक्टर है उन्हें जीरो से इक्वेट करके, कि ये वाले चीज का आंसर जीरो के बराबर कब हो सकता था, या फिर ये नंबर जीरो या ये नंबर जीरो, दो तीन चार या हजार नंबरों का भी मल्टीप्लीकेशन है, आंसर जीरो तभी आ सकता है जब उनमें से कोई एक जीरो हो। सारे नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लीकेशन कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ये चीज जीरो के बराबर कब होगी, जब हमारे एक्स की वैल्यू थ्री आ रही हो या एक्स की वैल्यू टू आ रही हो। तो ये हमारे केवल दो ही क्रिटिकल पॉइंट है। और राइट मोस्ट इंटरवल क्या हो गया, थ्री से लेके इनफाइनाइट तक। तो राइट मोस्ट इंटरवल में हमेशा पॉजिटिव आएगा आंसर इसका। और उसके बाद अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके बाद जो इंटरवल है वो टू से थ्री के बीच में, यहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा इस फंक्शन का हमेशा। और इसके बाद जो इंटरवल है यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो हम ये चेक करके एक बार देख लेते हैं। तो चेक करके कैसे देखेंगे कि टू और थ्री के बीच में जो कोई भी वैल्यू हम ले लेते हैं। तो टू और थ्री के बीच में 2.5 है, 2.5 को यहाँ पे पुट करके रखते हैं, है ना। तो 2.5 माइनस थ्री करेंगे और 2.5 माइनस टू करेंगे, है ना। तो 2.5 माइनस टू जब हम कर रहे हैं तो वहां से ये चीज तो नेगेटिव आ रही है, ये चीज पॉजिटिव आ रही है। और नेगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन का आंसर नेगेटिव होता है, यानी ये तो लेस देन जीरो बन गया, फॉल्स हो गया। यानी टू और थ्री के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम रख के देख लेंगे ना, तो तुरंत हमें पता चल जाएगा कि दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर हम कोई भी चीज थ्री, कोई भी नंबर थ्री से बड़ा देखेंगे, अगर थ्री से बड़ा नंबर यहाँ पे पुट करते हैं तो एक्स माइनस थ्री का आंसर भी पॉजिटिव होगा। थ्री से बड़ा नंबर हम पुट करते हैं तो एक्स माइनस टू का भी आंसर पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ गया। अगर टू से छोटा नंबर हम कोई देखते हैं तो पहला ब्रैकेट भी निगेटिव देगा। टू से छोटा नंबर जीरो है, जीरो रखने पे फर्स्ट ब्रैकेट से भी माइनस थ्री आ रहा है और सेकंड ब्रैकेट से माइनस टू आ रहा है ना। तो दोनों से निगेटिव आ रहा है, लेकिन इनका मल्टीप्लीकेशन सिक्स हो गया यानी पॉजिटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव आंसर कब कब देगा, जब एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से टू तक है, यूनियन थ्री टू इनफाइनाइट।
2 से 3 के बीच में ये नेगेटिव आंसर देगा। तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिया कि जो भी चीज लिखी हुई है ना, ये सारे लीनियर फैक्टर हमें दिखने चाहिए। अब लीनियर फैक्टर के बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो नंबर लाइन पे सारे क्रिटिकल पॉइंट सारी वो वैल्यू रख देंगे जब जब हमारा कोई भी फैक्टर 0 के बराबर हो रहा है ना। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट हमने नंबर लाइन पे रख दिए। तो सबसे राइट वाला जो पार्ट है वो हमेशा पॉजिटिव लेना है, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस लगाते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कब हमारे पूरे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और नेगेटिव है ना, और डायरेक्टली हम आंसर कर पाएंगे। अब सेकंड केस लेते हैं। तो सेकंड केस में ये जो पॉलिनोमियल है ये है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका तो लीनियर फैक्टर हम बना ही नहीं पाएंगे। और क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इसका डी जो है डी निगेटिव है ना। डी की वैल्यू अगर हम इसकी चेक करना चाहेंगे तो वो 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 -3 हो गया है ना। और डी की वैल्यू -3 हो गई, यानी ये ऑलवेज है ना, डी की वैल्यू नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव हो गई। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गई है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि x² + x + 1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सारे के सारे रियल नंबर के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब नीचे वाले इस पार्ट पे देखते हैं। तो इस पार्ट पे ये x प्लस है ना, तो ये क्या हो गया, x² + 2 × 3 x + 3² लेस देन 0। तो x + 3 का होल स्क्वायर हो गया ये लेस देन 0। तो किसी भी नंबर का होल स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं हो सकता, मिनिमम 0 हो सकता है या हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो x + 3 का होल स्क्वायर ये नेगेटिव, ये नेवर पॉसिबल। दो रिपीटेड रूट 3 पे आ रहे हैं ना, तो 3 से 3 के है ना, तो यहाँ पे हम ये बोल देंगे ना, नो रूट नो वैल्यू ऑफ x। कोई वैल्यू x की ऐसी नहीं है जिसपे x + 3 का होल स्क्वायर नेगेटिव हो जाए। इफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल ओके ऑलवेज अबव x एक्सिस देन वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो हमेशा ये पॉजिटिव रह रहा है, तो हमेशा पॉजिटिव होने की कंडीशन क्या है कि हमारा a तो पॉजिटिव होना ही चाहिए जो है, x² का कोफिशिएंट तो 1 है तो पॉजिटिव है ही। तो सेकंड कंडीशन हमारी ये होनी चाहिए ट्रू कि d लेस देन 0 होते ही ये हमेशा x एक्सिस के ऊपर हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा बाई का। तो इसका d देख लेते हैं। तो इसका d क्या हो जाएगा -v। पहले हम इसकी b निकालते हैं, तो इसे मॉडिफाई करेंगे x²। दो जगह x है तो दोनों जगह से x हमने कॉमन ले लिया, k -1 + 16। ये कभी नहीं भूलना है, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि हम ए बी सी को आइडेंटिफाई कर पाए। यहाँ पे ए बी सी को आइडेंटिफाई हमने कर लिया है। b की वैल्यू k -1 है, तो d की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac, जिसको हमें नेगेटिव करना है, यानी k -1 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 16 लेस देन 0। तो यहाँ से इसे क्या कर देंगे, k -1 का होल स्क्वायर माइनस 64 से, तो 64 को 8 का स्क्वायर लिख देंगे लेस देन 0। a² - b² यहाँ पे हो रहा है, तो a + b a - b हो जाएगा, यानी k -8 -1 -8 तो k -9 हो गया, और दूसरा फैक्टर k + 7 हो गया लेस देन 0। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि के कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना। तो हम सीधे क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे यहाँ पे। क्रिटिकल पॉइंट एक क्या आ रहा है -7। ये वाली वैल्यू 0 कब होगी, जब के की वैल्यू -7 होगी। ये वाली वैल्यू 0 कब होगी, जब के की वैल्यू 9 होगी। तो क्रिटिकल पॉइंट -7 और 9 हो गए। राइट मोस्ट वाला पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, यानी -7 से लेकर 9 तक इसका आंसर हमेशा नेगेटिव होगा, हमें यही चाहिए। तो के की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, के बिलोंग्स टू -7 to 9, और लेस देन 0 चाहिए, लेस देन इक्वल टू नहीं चाहिए। तो यहाँ पे दोनों जगह ओपन ब्रैकेट आ गए। आसान है, यहाँ पे ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे। तो ये चीज वैल्यू 0 के बराबर कब आएगी, जब x की वैल्यू 3 हो। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2 पे। तो x2 और x3 देखेंगे। राइट मोस्ट वाला पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया। हमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव देखनी, पॉजिटिव कब कब है। तो पॉजिटिव इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब x बिलोंग्स टू -∞ to 2।
यूनियन 3 to इनफाइनाइट। अब यहाँ पे बी और ए दो नंबर दे रखे हैं कि बी ए से बड़ा है, बी ए से बड़ा है, उसके बाद हमें ये चीज़ें सॉल्व करनी है, या ये जो स्पेशल कंडीशन है इसे एक स्पेशल कंडीशन की तरह देख सकते हो कि ये सारी स्पेशल कंडीशन की वैल्यू निकालनी है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ए अगर छोटा है तो ए कहीं ऐसा आएगा और बी कहीं ऐसा आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव अगर हमें देखना है तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि ये जो वैल्यू है ये हमेशा नेगेटिव कब होगी, ये हमेशा नेगेटिव कब होगी जब x की वैल्यू a से b के बीच में रहे। आगे हमें क्या देखना है, ये हमेशा पॉजिटिव रहे और इक्वल टू जीरो भी एक्सेप्टेबल है, ये हमेशा पॉजिटिव रहे और इक्वल टू जीरो भी एक्सेप्टेबल है ना। तो इक्वल टू जीरो कहाँ पे आएगी, जब a और b वैल्यू होगी, तो हमेशा पॉजिटिव रहे, यानी माइनस इन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू ए इंक्लूडेड यूनियन बी टू इनफाइनाइट। यहाँ पे ए भी इंक्लूडेड है क्योंकि ए और बी दोनों पे इसका आंसर जीरो आ रहा है और जीरो एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट केस, यहाँ पे ये लेस देन जीरो है यानी नेगेटिव आंसर आ रहा है ना, या फिर जीरो के बराबर भी एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच में कुछ भी इंक्लूडिंग ए एंड बी, यानी क्लोज ब्रैकेट ए टू क्लोज ब्रैकेट बी, ये एक्स की वैल्यू है जहाँ पे ये हमेशा नेगेटिव रहेगी या इक्वल टू जीरो भी हो जाएगी। ऑलवेज पॉजिटिव का केस यहाँ पे नहीं देख रखा है ना, तो फोर्थ केस और कंसीडर कर लो, जब एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन जीरो है, ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव कब रहेगी, ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी जब एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से ए के बीच में है या फिर बी से इनफाइनाइट के बीच में है। यहाँ पे ए और बी दोनों इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पे इक्वल नहीं है। अब हम यहाँ पे रेशनल इनइक्वालिटीज की क्वेश्चन करने वाले हैं, तो रेशनल इनइक्वालिटीज में भी हमारे सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है ना। तो उसमें क्या है कि सारे के सारे हमारे लीनियर फैक्टर होने चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, उसके बाद हम नंबर लाइन पे सारे क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे, और जो राइट मोस्ट है वो पॉजिटिव और अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और काम करना है, यहाँ पे क्या है कि ऑलवेज पॉजिटिव जो चीज़ है, ऑलवेज पॉजिटिव को रिमूव कर देना है, ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू को रिमूव कर देना है ना, क्योंकि उससे साइन पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलवेज पॉजिटिव को रिमूव करोगे तो इनइक्वलिटी ऐसे ही रहेगी, ऑलवेज नेगेटिव को रिमूव करोगे इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, लेकिन वो फैक्टर वहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद सॉल्व कर लोगे। तो जैसे ये वाले काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है, रिमूव करना है, तो एक्स स्क्वायर को रिमूव कर दोगे है ना, तो यहाँ पे इनइक्वलिटी किस में रिड्यूस हो गई, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, वन और माइनस वन, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। हम क्रॉस चेक करके भी देख लेते हैं क्या हमने सही किया है। तो x की वैल्यू वन से बड़ी, जैसे टू रखते हैं तो टू रखने पे ऊपर वाली चीज ये पॉजिटिव आ रही है, x की वैल्यू टू रखने पे ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आ रहा है। हम अपनी एक्स स्क्वायर के साथ वाली चीज में भी देख ले रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव तो थे ही, एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी पॉजिटिव है ना, यानी सेम चीज आ गई कि वन से बड़ी कोई भी वैल्यू हम रखेंगे तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, माइनस वन से वन के बीच में कोई भी वैल्यू रख रहे हैं जैसे जीरो रख रहे हैं, तो जीरो पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव हो गया। जीरो यहाँ पे भी रख रहे हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू जीरो हो गई है ना, नेगेटिव नहीं हुआ लेकिन उस पर वैल्यू जीरो हो गई। तो जो हम ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव रखते हैं तो वो पॉइंट दोबारा चेक कर लेने हैं, पॉइंट चेक करना जरूरी है
है ना, वो साइन में कुछ असर नहीं करेंगे, लेकिन उनसे कुछ ऐसी वैल्यू आएंगी जिस वैल्यू पे पूरी की पूरी टर्म 0 के बराबर हो रही हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, अगर फंक्शन का ग्राफ रैंडमली हम बनाना चाहें तो इधर कुछ पॉजिटिव आ रहा होगा, इसके बाद इधर नेगेटिव चलेगा, 0 पे ये टच करके आएगा और फिर दोबारा नेगेटिव जाएगा, फिर -1 से ऊपर चला जाएगा, फिर कभी नीचे नहीं देख के आएगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ होने वाला है इसका, है ना, कि x=0 पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है और अदरवाइज हमेशा नेगेटिव है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे ये देखना है ना, ये कब कब पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव कब है, जब x की वैल्यू हमारी -∞ से -1 तक है, यूनियन 1 to infinite। नेक्स्ट क्वेश्चन, x+1 का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, इसे रिमूव कर देंगे, लेकिन -1 पे हमें दोबारा चेक करना है कि कहीं ये सॉल्यूशन का पार्ट तो नहीं है, यहाँ पे इक्वल तो नहीं आ रहा, तो -1 चेक करने की जरूरत नहीं है। जब ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू आ रहा है, तो वहां पे जो भी चीज हम रिमूव कर रहे हैं उन फैक्टर के पॉइंट पे दोबारा चेक कर लेना एक बार। तो इसे रिमूव कर देना है, तो इसे रिमूव करने के बाद ये इनइक्वलिटी बची x-1/x। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे 0 और 1, है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, हमें हमेशा नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव कब हो जाएगी, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। 0 से 1 के बीच में रखेंगे, तो ये वाला जो यहाँ पे 3 अलग अलग टर्म है, तो 0 से 1 के बीच में ये नेगेटिव आंसर देगा, 0 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव आंसर देगा, 0 से 1 के बीच में यहाँ से तो पॉजिटिव ही मिलना है, तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव मिलेगा, वही हमें चाहिए था। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे x² × x लिखा है, x² ऑलवेज पॉजिटिव है, इसे रिमूव करना है। तो अब क्या बचा है यहाँ पे, x, x-1, x+2। क्रिटिकल पॉइंट हमारे क्या क्या हो गए, x=0 पे ये 0 हो रहा है, सारे के सारे लीनियर फैक्टर को हम 0 के बराबर करेंगे, वहां से क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, तो x=-2 मिल गया और x=1 मिल गया। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हमें कर देना है ना। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके का है कि कब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू 0 भी देखना है। तो ठीक है, अब ग्रेटर देन 0, एक तो ये इंटरवल हो गया और दूसरा 2 से 0 के बीच का हो गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x∈ -2 to 0, -2 और 0 इसलिए इंक्लूड है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी पार्ट था, यूनियन 1 to infinity। अब ये 6 वाला क्वेश्चन तो एक बार दोबारा कर लेते हैं, है ना, इस बार थोड़ा सा इनइक्वलिटीज को चेंज कर देते हैं, है ना। 6 वाले क्वेश्चन में अगर ये लेस देन इक्वल टू होता तो लेस देन इक्वल टू ये कहाँ पे हो जाता, x∈ है ना 0 से 1, तो यहाँ पे 0 इंक्लूडेड होता, 1 इंक्लूडेड होता, यूनियन -∞ से -2, यहाँ पे -2 इंक्लूडेड होता, वहाँ पे 0 आ रहे, तो ये सारे आंसर हो जाते हैं। यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट मिलने वाले हैं, x=2 यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 3 मिल रहा है, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट -1 मिल रहा है, तो -1 2 3, जो राइट मोस्ट है उसे पॉजिटिव करना है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव कर देना है। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव कर रहे हो, हमें हमेशा पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू -1 से 2 के बीच में है, ओपन ब्रैकेट, x की वैल्यू जब 3 से इनफाइनाइट के बीच में है। तो इस क्वेश्चन में x² + x+1 है, जो कि जिसका d अगर हम देखते हैं तो d इसकी क्या हो जाती है, 1 -4 × 1 × 1, यानी ये लेस देन 0 हो गया, है ना, ये नेगेटिव आ गया, ये नंबर -3 आ रहा है ना, तो ये नेगेटिव अगर डी हो जा रहा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर a पॉजिटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये x² + x+1 ये ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, x² भी ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, तो इन दोनों को हम रिमूव कर देते हैं। इन दोनों को रिमूव करने के बाद अपनी इनइक्वलिटीज जो रिड्यूस होके क्या बन जाती है, x+1/x, x-2, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0।
है ना। तो यहाँ पे जो हम क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट अपने कौन कौन से आने वाले हैं, जीरो है ना, जीरो यहाँ से आ रहे हैं, ऊपर से -1 क्रिटिकल पॉइंट आएगा, x+1 की वैल्यू जीरो होगी -1 रखने पे, और यहाँ से 2 क्रिटिकल पॉइंट आएगा, है ना। तो ये जीरो एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया, यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गया, और एक -1 क्रिटिकल पॉइंट आ गया। लेकिन लेकिन यहाँ पे जीरो और 2 ऐसी वैल्यू है जैसे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है ना, यानी जीरो और 2 नॉट एक्सेप्टेबल इनपुट, नॉट एक्सेप्टेबल इनपुट, है ना। तो जीरो और 2 एक्सेप्टेबल इनपुट नहीं है, तो फिर हम उन्हें अपने पॉसिबल वैल्यूज से मैं कंसीडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो ये अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। हमें ये क्या चाहिए, ये कब नेगेटिव रह रहा है, तो नेगेटिव ये रह रहा है जीरो से 2 के बीच में, और -इनफाइनाइट से -1 तक, है ना। तो यहाँ पे ये x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 0 to 2, जीरो और 2 दोनों इंक्लूड नहीं रहेंगे, लेकिन -1 यहाँ पे इंक्लूड रहेगा। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू -1 से छोटी लेके देख सकते हैं, जैसे -2 लेंगे तो ऊपर वाला नेगेटिव आंसर देगा, है ना। -2 पे ये -1 आ रहा है, -2 पे ये भी नेगेटिव आंसर देगा, है ना। और -2 जब हम रखेंगे तो यहाँ से भी नेगेटिव आंसर आ रहा है, तीनों जगह से नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल है। यानी -1 से नीचे वाला कोई भी हम नंबर लेंगे, -∞ से -1 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे, तो ये सारी चीजें मतलब ओवरऑल प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये x² + 6x + 3, तो ये तो x+3 का होल स्क्वायर है, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, तो बची हुई इनइक्वालिटीज क्या हो जाएगी, 1 - 3x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमें इसमें स्प्लिट करना है, तो -7 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि जिनका मल्टीप्लीकेशन 12 के बराबर हो जाए और उनका सम -7 हो, तो ये -3 और -4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 3 x - 4, -3 और -4 का मल्टीप्लीकेशन 12 है, -3 -4 ऐड करोगे तो 7 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया, और एक फैक्टर x+2 आ गया, लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स सारे लीनियर फैक्टर में पॉजिटिव नहीं है ना। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव करना है, जो ऊपर बैठा हुआ कोफिशिएंट है इसे पॉजिटिव करेंगे, यानी -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर वाले को पॉजिटिव करने का मतलब क्या, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि हम -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड, है ना। तो ये क्या हो गया, 3x - 1 डिवाइडेड बाई x - 3 x - 4 x+2। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आने वाले हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट इससे तो आ जाएगा 1/3, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा -2, यहाँ से 4, और यहाँ से 3, इन सब को लिख देते हैं, -2 1/3 3 एंड 4। तो ये 4 क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आ गए, तो अल्टरनेट प्लस माइनस हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, ये कब कब पॉजिटिव है ना, कब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यहाँ पे हम 3 4 और -2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो इनपुट एक्सेप्टेबल नहीं है, उससे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना। तो 3 4 और -2 ये तीनों एक्सेप्टेबल इनपुट नहीं है ना, लेकिन ग्रेटर देन, तो अब हम ये पॉजिटिव वाले सारे इंटरवल ले लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -∞ से -2 तक, लेकिन -2 इंक्लूड नहीं रहेगा, यूनियन 1/3, तो 1/3 एक्सेप्टेबल इनपुट है, 3 एक्सेप्टेबल नहीं है, तो 3 पे ओपन ब्रैकेट आ गया, यूनियन 4 एक्सेप्टेबल नहीं है, तो 4 to ∞। तो ये हमारा आंसर आ गया, केवल 1/3 पे क्लोज ब्रैकेट है, बाकी सब जगह पे ओपन ब्रैकेट है। यहाँ पे हमारे फंक्शन सारी रियल वैल्यू के लिए होल्ड करे, है ना, जहाँ पे इनपुट की वैल्यू में m-4 मिसिंग है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू सारी रियल होनी चाहिए। तो अगर हम f(x) को p मान लेते हैं, लेट f(x) = p, है ना, तो सारे के सारे p की सारी रियल वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए आंसर में, है ना। तो वो उसके लिए हम कंडीशन अभी कर रहे हैं। तो रेंज कभी भी निकालने के लिए हम f(x) या y को p मान लेते हैं, या फिर उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² में बना लेते हैं, है ना, और उसके बाद उससे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब हम p करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x² - 5x
प्लस 3 है ना। तो यहाँ से ये आगे क्या होने वाला है कि हम यहाँ पे 2x² कर देंगे, और x का कोफिशियंट सेट तो -5 है, और इधर क्या है, यहाँ पे 4p है, तो 4p उधर जाएगा तो -4p हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे x का कोफिशियंट माइनस कॉमन ले रहे तो 5 + 4p हो गया। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -pm है, वो उधर जाके pm हो जाएगी, और उधर 3 पहले से ही है, तो 3 + pm, है ना। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बोला जा रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ट्रू होनी चाहिए। तो ये ट्रू होने की कंडीशन केवल क्या है कि मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी किसी ना किसी x की वैल्यू पे सॉल्यूशन आना चाहिए। तो सॉल्यूशन आने की कंपलसरी कंडीशन क्या है, इसका d > 0 होना चाहिए। d > 0 पे ही इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो d > 0 कर देते हैं। तो d में क्या है, इसका b² यानी -5 + 4p का होल स्क्वायर -4 टाइम्स a इसका 2 है, 2, और कांस्टेंट टर्म इसकी 3 + pm है। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये हमेशा > 0 होनी चाहिए। यहाँ से ये इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, 25 + 40p + 16p²। यहाँ पे -8 हो गया, -8 का 3 में मल्टीप्लाई -24, और -8 का pm में मल्टीप्लाई हुआ तो -8pm। दिस इज > 0। तो यहाँ से 25 और -24, तो ये जो इक्वेशन जो p में बन रही है वो 16p² + 40p -8pm + 1 > 0 हो गई। तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव कब हो सकती है, कोफिशिएंट ऑफ p² तो पॉजिटिव है, अगर इसका d नेगेटिव हो जाए तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसका d नेगेटिव करते हैं, है ना। इसके d नेगेटिव कब हो सकता है, इसका d नेगेटिव होने के लिए यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ p हमें देखना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ p क्या है, 40 - 8m, इसका होल स्क्वायर -4 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ p² दैट इज 16 × 4 टाइम्स इंटू कांस्टेंट टर्म यानी 1 > 0। तो ये क्या हो गया, 40 - 8m का होल स्क्वायर -16 × 4 64 > 0। तो 64 तो 8 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया। जब भी परफेक्ट स्क्वायर मिले तो हमेशा अच्छी चीज होती है, वो बहुत काम की चीज होती है। यहाँ पे 8² हुआ > 0, है ना। तो a² - b² जैसा कुछ यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस पूरे नंबर में पहले 8 ऐड होगा और दूसरी टर्म होगी वहां पे 8 सब्ट्रैक्ट होगा। तो जब 8 ऐड हो रहा है तब ये 48 - 8m बन गया, जब 8 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तब ये 32 - 8m बन गया। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। दोनों जगह एन एम के कोफिशिएंट निगेटिव है ना, दोनों जगह एम के कोफिशिएंट निगेटिव है। तो उन्हें पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इधर से भी -1 कॉमन लिया, इधर से भी -1 कॉमन लिया, है ना। एनी इनइक्वलिटीज के साइन में कुछ नहीं रहेगा, चेंज 8m - 48 और 8m - 32 > 0, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। इसका डी निगेटिव होना चाहिए। तो इसके डी निगेटिव की कंडीशन क्या है कि इसका जो b² है, b² हो जाएगा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ p। तो कोफिशिएंट ऑफ p यहाँ पे 40 - 8m आ रहा है, इसका होल स्क्वायर -4 टाइम्स a इंटू सी। तो 4 टाइम्स a की वैल्यू 16 हो गई, और कांस्टेंट टर्म 1 है, दिस इज << 0। तो यहाँ से क्या है कि ये 40 - 8m का होल स्क्वायर -64 << 0, 40 - 8m का होल स्क्वायर -8² << 0। 64 को 8² लिख लेंगे तो यहाँ से एक फायदा हो जाएगा कि ये a² - b² जैसी चीज बन जाएगी। और जैसे ही ये बन जाएगी तो हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म में एक बार 8 ऐड कर देंगे, एक बार 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a + b और a - b जैसा कुछ कर देंगे, है ना। तो 40 में 8 को ऐड कर रहे हैं तो 48,
-8m हो गया, और 40 से 8 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 32 -8m हो गया, लेस देन 0। दोनों जगह पे हम क्या करते हैं कि दोनों ब्रैकेट से 8 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 6 -m इंटू 8 हो गया, और इससे 8 कॉमन लिया तो ये 4 -m। तो ये 8 तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, ये साइन में कुछ कंट्रीब्यूट करेगा नहीं। 8 और 8 दोनों ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इनको रिमूव कर दिया, है ना। तो ये क्या हुआ, 6 -m 4 -m लेस देन 0, है ना। दोनों के साइन को इसे पॉजिटिव बनाने के लिए -1 कॉमन लेना होगा, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए -1 कॉमन लेना होगा, और माइनस माइनस पॉजिटिव हो गए, तो हम बिना इनइक्वलिटी के साइन को रिवर्स किए इसे ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहे हैं, 4 और 6, है ना। और ये लेस देन 0, यानी m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, m बिलोंग्स टू 4,6। यहाँ पे हम पुट करके देख लेते हैं 4,6 के बीच की कोई वैल्यू, जैसे 5 पुट करके देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे 5 पुट करते हैं, है ना, तो इस पूरे का आंसर क्या आ रहा है, 0। और जब ये 0 हो जा रहा है तो -0 -64, यानी ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, वही होना चाहिए, यानी ये ट्रू है। अब हम पोजीशन ऑफ रूट डिस्कस करने वाले हैं, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ले ली, ax² + bx + c। अब इसके कोई भी दो रूट है, एक अल्फा है एक बीटा है ना। कंसीडर इस तरीके से कर लेते कि अल्फा की वैल्यू बीटा से कम है, और साथ में हम तीन और नंबर ले लेते हैं। एक नंबर k1 है, दूसरा k2 है, तीसरा k है ना। ये तीनों कोई नंबर है, एनी रियल नंबर, है ना। तो अब पोजीशन ऑफ रूट की अगर हम बात करेंगे, तो हम यहाँ पे एक चीज क्या कंसीडर करते हैं कि k लाइज बिटवीन बोथ रूट। हम ये कंडीशन देखने वाले हैं कि कब k दोनों रूट के बीच में आएगा, या k लाइज बिटवीन अल्फा बीटा। आगे कंडीशन क्या देखेंगे, बोथ रूट ग्रेटर देन k। दो कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन है बोथ रूट स्मॉलर देन k। फोर्थ कंडीशन है एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन k1 एंड k2। और लास्ट कंडीशन है बोथ रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, ना। तो ये कुछ इस तरीके से है कि k1 और k2 जो है, k1 अल्फा से अल्फा बीटा दोनों से छोटा है, और k2 अल्फा बीटा दोनों से बड़ा है। ये हमारे पास दो केस हैं, ये a ग्रेटर देन 0 के लिए, ये a लेस देन 0 के लिए। अगर यहाँ पे दो सॉल्यूशन दोनों जगह आ रहे हैं, तो दो सॉल्यूशन में ये दिख रहा है ना कि पैराबोला या क्वाड्रेटिक फंक्शन जो अपना है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रहने वाली है। उसकी वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रहने वाली है, यानी दो रूट हैं, तभी ऐसा हो सकता है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी नंबर जो है वो हमारे रूट अल्फा और बीटा जो थे उनके बीच का है। कोई भी नंबर के जो अल्फा और से बड़ा है लेकिन बीटा से छोटा है, इसकी कंडीशन क्या हो सकती है, इसकी कंडीशन ये हो सकती है कि हम यहाँ पे एफ के की वैल्यू निकाल लें। जब ए लेस देन 0 है तो एफ के पॉजिटिव आ रहा है, एफ के ग्रेटर देन 0 ए लेस देन 0 आ रहा है, और एफ के लेस देन 0 जब ए ग्रेटर देन 0, यानी एफ के की वैल्यू पॉजिटिव है तब एफ के की वैल्यू पॉजिटिव है तब ए निगेटिव है, और एफ के की वैल्यू जब निगेटिव है तब ए पॉजिटिव है। तो हम ये सीधे बोल सकते हैं कि ए और एफ के जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू लेस देन 0 आएगी, और ए और एफ के की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। इसका मतलब जो के नंबर है, के नंबर दोनों रूट अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ पे ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि दो रूट होंगे,
है ना, क्योंकि अगर ए पॉजिटिव है और एफ के की वैल्यू निगेटिव आ रही है, यानी फंक्शन की वैल्यू निगेटिव ऑलरेडी हो रही है किसी पॉइंट पे, और फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो रही है यानी पैराबोला एक्स एक्सिस को क्रॉस करके दूसरी साइड भी गए, है ना। अगर ए नेगेटिव है और फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है यानी क्रॉस करके वो पॉजिटिव साइड भी गया। सेकंड केस क्या है कि बोथ रूट ग्रेटर देन के, तो बोथ रूट ग्रेटर देन के में क्या है कि हमारा यही पैराबोला बन गए, पैराबोला के दो केस बन गए, है ना। यहाँ पे क्या है कि कोई भी एक नंबर के है जिससे अल्फा बीटा दोनों बड़े हैं, है ना, चाहे पैराबोला अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, के से अगर अल्फा बीटा दोनों रूट बड़े हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा कि एफ के की वैल्यू जब हमारी पॉजिटिव आ रही है तो ए हमारा पॉजिटिव है, और एफ के की वैल्यू जब हमारी निगेटिव आ रही है, यहाँ पे देखो एफ के रखने पे जो फंक्शन का आउटपुट है वो निगेटिव है। अगर फंक्शन का आउटपुट निगेटिव है और पैराबोला का ए भी निगेटिव है, जो इक्वेशन है इक्वेशन का ए भी लेस देन जीरो है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ना कि सेम साइन क्या है, ए और एफ के का साइन सेम है, यानी ए और एफ के का साइन सेम है, ये जब दोनों रूट के से बड़े हैं तो ऐसा ट्रू हो रहा है, यानी ए एफ के का मल्टीप्लीकेशन अगर सेम साइन के हैं तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा। साथ में हमें ये भी देखना है कि ये चीज जो है ये दोनों रूट से छोटी, तो दोनों रूट से छोटी तब हो जाएगी जब वर्टेक्स से छोटा हो के, दोनों रूट से छोटी तब हो जाएगी जब वर्टेक्स से छोटा हो के, तो वर्टेक्स से छोटा हो के का मतलब क्या है कि के लेस देन माइनस बी बाई टू है, के लेस देन माइनस बी बाई टू है, तो ये दो कंडीशन है जब दोनों रूट के से बड़े होंगे। अब दोनों रूट के से छोटे होने चाहिए, दोनों रूट के से छोटे होने चाहिए, तो दोनों रूट के से छोटे होने चाहिए, तो के कहीं यहाँ पे नंबर आ गया, है ना, तो पिछले ही डायग्राम में के कुछ यहाँ पे आ गया या के कुछ यहाँ पे आ गया, है ना, तो दोनों रूट को के से छोटे होने के लिए क्या है कि ए एफ के ग्रेटर देन जीरो, ये यहाँ पे अभी भी वैलिड है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वर्टेक्स से बड़े होना चाहिए के की वैल्यू, यानी माइनस बी बाई टू ए से के की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन है जब हमारे दोनों रूट के से छोटे हैं, और ये दो कंडीशन है जब दोनों रूट के से बड़े हैं, है ना। के से बड़े और छोटे होने के लिए ए एफ के तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, लेकिन साथ में जो वर्टेक्स है, एक बार वर्टेक्स से छोटा होगा के की वैल्यू तो हमारे दोनों रूट बड़े हो जाएंगे, और जब वर्टेक्स से बड़ी होगी के की वैल्यू तो दोनों रूट के से छोटे हो जाएंगे। ठीक है, अब एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन के वन के टू, केवल एक ही रूट के वन और के टू के बीच में आना चाहिए, तो केवल एक ही रूट के वन के टू के बीच में आना चाहिए, तो इसके कई सारे कंडीशन बन जाएंगी, जैसे वो अपवर्ड पैराबोला है, तो अपवर्ड पैराबोला के यहाँ पे मैंने दो केस बना लिए अलग अलग, है ना, अपवर्ड पैराबोला के दो केस अलग अलग बना लिए, है ना, तो दोनों केस में क्या है कि यहाँ पे अल्फा बीटा इस तरीके से दो रूट हो गए, है ना। अब के वन जो है के वन और के टू इस तरीके से हो सकते हैं, है ना, या फिर कि के वन जो है वो दोनों रूट के बीच में, के टू दोनों रूट से बड़ा है, या फिर के वन दोनों रूट से छोटा है और के टू दोनों रूट के बीच में है। डाउनवर्ड पैराबोला में भी सेम दो केस हो जाएंगे, डाउनवर्ड पैराबोला में भी सेम दो केस हो जाएंगे कि के वन जो है के वन दोनों रूट के बीच में है और के टू दोनों रूट से बड़ा है, या फिर के टू जो है वो के टू दोनों रूट के बीच में और के वन दोनों रूट से छोटा है। तो इस तरीके से चार केस बन गए, है ना, तो इन चार केस में क्या पता कंडीशन हमें लगानी है कि एफ के वन मतलब ये के वन दोनों रूट के बीच में, इसकी कंडीशन क्या होगी, के वन दोनों रूट के कंडीशन बीच में है तो एफ के वन, है ना, ए इंटू एफ के वन इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, है ना, और इसी केस में के टू से दोनों रूट छोटे हैं तो ए इंटू एफ के टू, ए इंटू एफ के टू ये पॉजिटिव रहेगा, है ना। साथ में K2 की वैल्यू वर्टेक्स से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं, तो इन दोनों को, है ना, यहाँ पे ये भी कंडीशन ट्रू रहनी चाहिए कि माइनस पी बाई टू ए से K2 बड़ा हो। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जब देखते तो एक हमेशा निगेटिव एक हमेशा पॉजिटिव, तो यहाँ से ये आ गया ना ए स्क्वायर एफ के वन एफ के टू, है ना, दिस इज ऑलवेज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये हमेशा नेगेटिव आना चाहिए, ए स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है, तो यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगी, यहाँ से कंडीशन आ जाएगी एफ के वन एफ के टू लेस देन जीरो। ठीक है, अब सेकंड केस में देख लेते हैं, तो सेकंड केस में क्या है कि के टू दोनों रूट के बीच में और के वन दोनों से छोटा है, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन आ जाएगी एफ के वन एफ के टू लेस देन जीरो।
है ना। Fk1 Fk2 लेस देन 0, इसका मतलब क्या कि ये ऐसा भी हो सकता है कि वर्टेक्स से K2 बड़ा हो या वर्टेक्स से K1 छोटा हो, है ना। लेकिन इसके अलावा ये वर्टेक्स देखने की तो अब जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ऑब्वियसली अगर ये चीज आ रही है दो नंबर के लिए, तो एक नंबर तो बीच में होगा दोनों रूट के, एक दूसरा नंबर दोनों रूट से बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है ना। तो एग्जैक्टली वन रूट दोनों रूट के बीच में है। वन रूट वन एग्जैक्टली एक नंबर दोनों रूट के बीच में है, उसकी कंडीशन क्या है कि Fk1 इंटू Fk2 की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। अब दोनों ही रूट K1 K2 के बीच में है, दोनों ही रूट K1 K2 के बीच में है, तो इसके कंडीशन क्या आ जाएगी, Fk1 की वैल्यू तो पॉजिटिव होनी चाहिए और A टाइम्स Fk2 की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, साथ में वर्टेक्स से बड़ा K2 हो और वर्टेक्स से छोटा K1 हो। हम्म, तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, इसका मतलब क्या, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव होएगा। यानी Fk1 Fk2 और ए स्क्वायर ये पॉजिटिव होगा, तो ए स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी Fk1 Fk2 ये पॉजिटिव आना चाहिए। अब बोथ रूट लाइज बिटवीन K1 और K2 ये वाली कंडीशन हमें देखनी है। तो बोथ रूट लाइज बिटवीन K1 और K2 कब पॉसिबल है ना, जब दोनों रूट K1 से बड़े हो और K2 से छोटे हो। तो दोनों रूट K1 से बड़े कब होंगे, जब ए एफ K1 ग्रेटर देन 0 हो, है ना। और दोनों रूट K2 से छोटे कब होंगे, जब ए एफ K2 ग्रेटर देन 0। और साथ में क्या होना चाहिए कि K2 की वैल्यू जो है वो वर्टेक्स से बड़ी होनी चाहिए और K1 की वैल्यू वर्टेक्स से छोटी होनी चाहिए। तो ये तीन कंडीशन अगर एक साथ अप्लाई हो जा रही हैं, तो दोनों रूट K1 K2 के बीच में होंगे। तो अब हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है कि P की वैल्यू हमें पता करनी है, फॉर विच रूट ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड पॉजिटिव, है ना। तो रूट रियल होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए। रूट पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि दोनों रूट 0 से बड़े होने चाहिए, दोनों रूट 0 से बड़े होने चाहिए। और दोनों रूट रियल होने के लिए क्या है कि रियल रूट तो तभी आएंगे ना जब इसकी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो रियल रूट आ जाएगा। तो रियल रूट की कंडीशन लगानी है और बोथ रूट ग्रेटर देन 0 इसकी कंडीशन लगानी है। तो दोनों रूट किसी नंबर k से बड़े होने के लिए कंडीशन क्या है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए एफ के पॉजिटिव होना चाहिए और साथ में जो वर्टेक्स है वर्टेक्स से के की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, है ना। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे क्या हमारा 0 है, तो फिर ए यहाँ पे हो गया P-3, तो P-3 इंटू F0। तो F0 से क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहां पे 0 करना है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि 0 से -b/2a बड़ा होना चाहिए। तो F0 जब हम करते तो यहाँ पे 5p बचेगा, है ना। ये एक्स स्क्र ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, केवल 5p बचने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट 5p हम यूज कर सकते हैं, यानी P-3 इंटू 5p ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 कब हो जाएगा, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जो आ रहे हैं, है ना। 5 तो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 0 और 3, है ना। और 0 और 3 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे थे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, यानी यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ रही है, p बिलोंग्स टू -∞ टू 0 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। -p/2 है, तो b की वैल्यू तो -2px है, b की वैल्यू -2px है, तो माइनस और -2px, माइनस और -2, है ना। और a की वैल्यू P-3 है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, है ना। तो यहाँ से क्या आ रही, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 2 से 2 कट गया, तो मेनली यहाँ पे क्या बचा कि P/P-3, ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। ये चीज पॉजिटिव होने की कंडीशन क्या है कि यहाँ पे भी क्रिटिकल पॉइंट वही आ रहे हैं, 0 और 3, 0 3 आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव कब होगी, सेम इंटरवल आ जाएगा, है ना। तो इन दोनों कंडीशन से कि वर्टेक्स जो है वर्टेक्स 0 से बड़ा होना चाहिए और साथ में ए इंटू
f0 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। इन दोनों से कंडीशन क्या आ गई कि p की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से 0 और 3 से इन्फाइनाइट के बीच में कुछ होनी चाहिए। अब एक और कंडीशन देखते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए b स्क्वायर करेंगे तो इसका b क्या है, -2p। तो -2p का होल स्क्वायर, है ना। उसके अलावा इसका a है p-3 और c है 5p, तो -4 p-3 5p। ये वैल्यू जो है इसके d की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो इसका रियल रूट आ जाएगा, है ना। यहाँ से क्या आ रहा है, 4p स्क्वायर चार -20p स्क्वायर और +60p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमें इसकी कंडीशन देखनी है। तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, -16p स्क्वायर +60p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। -1 से पूरे मल्टीप्लाई कर देते ताकि पी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ जाए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 16p स्क्वायर -60p, है ना। और साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 4 से इसमें कॉमन ले लेते, तो एक 4 कॉमन आएगा, दूसरा p कॉमन आ जाएगा। तो 4p कॉमन आने के बाद फिर क्या बच रहा है, इस टर्म से 4p बच रहा है और इस टर्म से -15 बच रहा है, लेस देन इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट एक तो 0 आ गया और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 15/4 आ गया। और इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो लेस देन इक्वल टू 0 कहाँ किस इंटरवल में आएगी, जब p की वैल्यू 0 से लेके 15/4 के बीच में कुछ भी है, दोनों जगह इंक्लूडेड है। तो 0 से 15/4 की वैल्यू इधर से आ रही है ना। तो नंबर लाइन पे हम देख लेते हैं, है ना। तो नंबर लाइन बनाना यहाँ पे काफी काम आता है। तो ये 0 हो गया और यहाँ कहीं 15/4 एक नंबर हो गया, है ना। 3 से तो ये बड़ा ही नंबर है, तो ये वाला वैल्यू आ गई यहाँ से। और जो पहले सॉल्यूशन हमने निकाला था, पहले सॉल्यूशन में क्या आ रहा था कि माइनस इनफाइनाइट से p की वैल्यू जो आ रही थी माइनस इनफाइनाइट से 0 और 3 से इनफाइनाइट आ रही थी। तो p की वैल्यू जो आ रही थी पहले सॉल्यूशन में माइनस इनफाइनाइट से 0 तक, है ना। 0 पे इंक्लूड नहीं था, तो ये 0 पे ओपन था, ठीक है। और उसके बाद 3 से स्टार्ट हो रहा था और 3 से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा था, यहाँ कोई नंबर 3 है। तो इन दोनों में कॉमन जो वैल्यू आ गई वो यहाँ से यहाँ तक आ गई, 3 पे ओपन और 15/4 पे क्लोज। तो p की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 3/15/4। पोजीशन ऑफ रूट के बाद अब हम स्पेशल केस डिस्कस करने वाले हैं, जब दोनों रूट पॉजिटिव हैं, दोनों रूट नेगेटिव हैं, या दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो दोनों रूट पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि दो पॉजिटिव नंबर है तो उनका सम पॉजिटिव हो जाएगा ना, यानी सम ऑफ रूट पॉजिटिव हो जाएगा। दो पॉजिटिव नंबर है तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी -b/a ये पॉजिटिव हो जाएगा और c/a ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो c/a पॉजिटिव होने के लिए a और c के साइन सेम होने चाहिए, और -b/a नेगेटिव, -b/a पॉजिटिव होने के लिए b और a के साइन सेम अपोजिट होने चाहिए। तो दोनों रूट पॉजिटिव होने की कंडीशन क्या है कि a और c सेम साइन, है ना। a पॉजिटिव है तो c भी पॉजिटिव होना चाहिए, b अपोजिट साइन। दोनों रूट पॉजिटिव होने के लिए अगर ए बी सी के साइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए पॉजिटिव है सी पॉजिटिव है बी निगेटिव होना चाहिए, या फिर ए और सी दोनों निगेटिव है तो बी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इस तरीके की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, इस तरीके की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है ना, इन साइन के साथ, तो इसका रूट दोनों पॉजिटिव होंगे, बोथ रूट पॉजिटिव। दोनों रूट नेगेटिव, अगर दोनों रूट नेगेटिव हो जाएंगे तो दो नेगेटिव नंबर का सम तो नेगेटिव ही होगा, यानी -b/a की वैल्यू लेस देन 0 होगी। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि b/a की वैल्यू, ये क्या बता रहा है कि b/a की वैल्यू पॉजिटिव होगी, दोनों रूट नेगेटिव हैं,
दोनों रूट नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है, यानी सी बाई ए तो पॉजिटिव ही रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ए बी का सेम साइन होगा तभी ये पॉजिटिव आएगा, ए और बी दोनों सेम साइन के होंगे तभी पॉजिटिव आएगा, ए सी सेम साइन के होंगे तभी पॉजिटिव आएगा, है ना। तो दोनों रूट नेगेटिव कब होंगे? दोनों रूट नेगेटिव होने की कंडीशन क्या है कि ए बी सी की अगर हम साइन की बात कर रहे हैं तो ए बी सी तीनों पॉजिटिव हैं, या ए बी सी तीनों निगेटिव हैं, तो दोनों रूट निगेटिव हो जाएंगे, बोथ रूट निगेटिव हो जाएंगे। ए बी सी तीनों सेम साइन के हैं तो दोनों रूट नेगेटिव हो जाएंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सम कैन बी एनीथिंग, सम कैन बी एनीथिंग, सम कुछ भी हो सकता है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सम कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट नेगेटिव रहेगा, प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव रहेगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे नेगेटिव रहने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव रहने वाला है तो सी बाई ए लेस देन जीरो होगा, तो हम बोल सकते हैं ए एंड सी मस्ट हैव अपोजिट साइन। ए और सी के अगर अपोजिट साइन हो जाएंगे, बी के बारे में हमें कुछ लेना देना नहीं है, ए पॉजिटिव है ना, तो ए बी सी में अगर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव सी नेगेटिव, या ए नेगेटिव सी पॉजिटिव, ऐसी चीज मिल जाएगी, है ना। तो एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, है ना, अल्फा बीटा में वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, ये 100% होगा। हमने एक और चीज देखी कि सी की वैल्यू जो है, सी की वैल्यू एफ जीरो से आती है ना। तो एफ जी हमें सी का साइन देगा, यानी ए एफ जीरो, ए एफ जीरो, एफ जीरो सी का साइन देगा, ए हमें ए का साइन देगा, और ये दोनों अपोजिट साइन के, यानी ए एफ जीरो की वैल्यू निगेटिव अगर आ रही है तो एक रूट पॉजिटिव एक रूट निगेटिव हो जाएगा। ए एफ जीरो लेस देन जीरो है तो वन रूट पॉजिटिव अदर निगेटिव, है ना। और पहले केस में क्या था कि दोनों रूट पॉजिटिव थे, दोनों रूट पॉजिटिव थे, यानी ए और सी का सेम साइन था, तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि ए एफ जीरो की वैल्यू तो पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर ए और सी का सेम साइन है तो ए एफ जीरो की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी ए सी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। और ए बी अपोजिट साइन के हैं, यानी ए बी का मल्टीप्लीकेशन जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए, है ना। तो इनमें से कोई भी दो तरीके कंडीशन देख के हम बोल देंगे बोथ रूट पॉजिटिव। अगर ए सी का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव है, तो बोथ रूट नेगेटिव, बोथ रूट नेगेटिव, है ना। ए सी का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? ए एफ जीरो का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाना और ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाना, ये कंडीशन बता रही है कि बोथ रूट नेगेटिव। अब इस क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं, है ना। इस क्वेश्चन में क्या मॉडल्स लगा हुआ है, तो सबसे पहले अंदर जो चीज लिखी हुई है ना उसे एक फंक्शन की तरह हम देखते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पे अंदर जो चीज दिखी हुई है उसे एक फंक्शन की तरह देखते हैं, है ना। तो ये एफ एक्स है, एफ एक्स का ग्राफ कुछ भी बन जाएगा हमारा, लेकिन मॉड एफ एक्स में क्या है कि जब जब एफ एक्स का आंसर निगेटिव होगा तो हमें आंसर पॉजिटिव मिलने वाला है, यानी मॉड एफ एक्स की वैल्यू क्या है? फ्लिप, है ना। मॉड एफ एक्स को हम क्या बोल देंगे? फ्लिप लोअर हाफ ऑफ ग्राफ ऑफ एफ एक्स एबव एफ एक्सिस। तो जब भी फंक्शन में हमारा मॉडुलस लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है तो हमें पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो जहां जहां नेगेटिव आंसर आ रहा है
वो वाला पार्ट हमारा ऊपर की तरफ हो जाएगा, ऐसा कुछ है ना, नीचे वाला हमारा हट जाएगा। है ना, तो नीचे वाला पार्ट अगर ऊपर की तरफ फ्लिप हो गया तो हमारा फंक्शन कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होने वाला है। सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो एक्स स्क्वायर -2x -3, इसका ग्राफ देखते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, है ना, वो यहाँ पे काम आएगी। तो x² -2x -3, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेगेटिव है, या सी की वैल्यू नेगेटिव है और ए की वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो ए सी का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव है, यानी एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, तो ये x-3 और x+1 से होगा। तो इस तरीके से हमारा पॉलिनोमियल है। तो इसके दो जो जीरो जा रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, x = -1 एंड x = 3। अब बर्ड पैराबोला है तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इसका जो वर्टेक्स आ रहा है, वर्टेक्स किस पॉइंट पे आएगा, -b/a पे, यानी -2/-1 पे, यानी x = 2 पे। तो x = 2 पे ये इसका मिनिमम पॉइंट आ रहा होगा। इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स की पोजीशन -b/2a पे आएगी। तो -b/2a पे हमें देखना है ना, तो इसमें -b/2a क्या हो जाएगा, -2/2 यानी ये 1 आ गया। इसका वर्टेक्स कहाँ पे आ जाएगा, x = 1 पे। अब ये फंक्शन का ग्राफ तो बन गया। अब हमें क्या देखना है कि मॉड ऑफ x² -2x-3 का ग्राफ। तो मॉड अगर हमने लगा दिया तो जो भी फंक्शन हमारा है उसकी जब भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो पॉजिटिव आंसर आएगी, सेम वैल्यू। तो मेनली इसका क्या है कि लोअर हाफ वैल्यू अपर हाफ में कन्वर्ट हो गई, है ना, नीचे वाला जो पार्ट है जब जब x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है वो वाला रिमूव हो गया। तो अब जो ग्राफ ये बना हुआ दिख रहा है, ये ग्राफ है मॉड x² -2x-3 का। अब हमें ये a की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन y = a एक लाइन होती है जो पैरेलल होती है x एक्सिस के, है ना, तो a कुछ ऐसा भी हो सकता है ना, a कुछ ऐसा भी हो सकता है, a कुछ ऐसा भी हो सकता है, तो a कुछ भी हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं सारे, है ना। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फॉर रियल सॉल्यूशन, हमें रियल सॉल्यूशन चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें 4 रियल सॉल्यूशन चाहिए। इसका मतलब क्या है कि y = a जो लाइन है हमारे ग्राफ को मॉड x² -2x-3 को 4 बार कट करनी चाहिए। तो 4 बार कट कब करेगी, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कब होगी, जब x = 1 है। x = 1 पे इसका आंसर क्या आ रहा है, 1² -2 × 1 -3, है ना, और इसका मॉडुलस लेना है। तो x = 1 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 -2 -4, यानी माइनस, है ना, 1 -2, तो यहाँ पे ये -4 आ गया। अब -4 का मॉडुलस ले रहे हैं तो ये 4 आ रहा है। तो इसका जो वर्टेक्स है मॉड x² -2x-3 का वर्टेक्स है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1,4, है ना। तो इस ग्राफ को 3 बार y = a कब कट करेगा, जब a की वैल्यू 4 होगी, यानी इस पॉइंट से a पास करके जाएगा। और 2 बार तो कट कर ही जाएगा, जो पैराबोला का पॉजिटिव पार्ट, मतलब पैराबोला का बचा हुआ पार्ट है जिसको हमने फ्लिप नहीं किया, उससे 2 बार 2 सॉल्यूशन तो हमेशा आ ही रहे हैं, है ना। और 3 सॉल्यूशन कब आएंगे, जब हम यहाँ से बिल्कुल टच होके जाएंगे। और 4 सॉल्यूशन कब आएंगे, जब हम जीरो a = 0 से लेके a = 4 के बीच में कहीं भी वैल्यू होगी a की, तो 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे। 2 बार इस ग्रीन वाले पार्ट को कट करेगा और 2 बार हमारे, हाँ, तो 4 बार ये कट कब कर सकता है, जब a की वैल्यू 0 से 4 के बीच में है। अब 3 बार कट, तो अगला पार्ट है 3 बार कट, तो 3 बार कट कब करेगा, जब a की वैल्यू 4 हो,
ए की वैल्यू 4 से ज्यादा करने पे ये 2 बार कट करेगा, और ए की वैल्यू 4 से कम करने पे ये 4 बार कट करने लग जाएगा, और ए की वैल्यू 0 करने पे 2 बार कट करेगा, और ए की वैल्यू निगेटिव करने पे कभी कट नहीं करेगा। तो जब केवल 3 बार कट करे तो वो ए की वैल्यू 4 पे करेगा, यानी इसका आंसर भी हो गया 3 रियल सॉल्यूशन। हमें 2 रियल सॉल्यूशन भी चाहिए, तो 2 रियल सॉल्यूशन कब आएंगे, जब 2 बार कट करे। तो 2 बार कट तो केवल एक्स ए इक्वल टू 0 पे कर रहा है, एक्स एक्सिस ही हमारे ग्राफ को 2 बार टच कर रही है। बाकी ए अगर हम कुछ भी पॉजिटिव करेंगे तो 3 बार कट हो रहे हैं या 4 बार कट हो रहे हैं, है ना। और जब हम 4 से ऊपर जा रहे हैं तब दोबारा 2 बार कट हो रहा है, 4 से ऊपर जाने पे दोबारा 2 बार कट हो रहा है। तो 2 बार कट कब कब होगा, जब हमारी ए की वैल्यू 0 हो, यूनियन 4 टू इनफाइनाइट। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऑल द बेस्ट। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट अभी कवर कर लिए।